MVSAT इज बेसिकली नाउ ऑनलाइन, सो अब आप घर बैठे हुए बच्चा यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। अर्लियर इट वाज ऑफलाइन बट नाउ इट इज ऑनलाइन, सो जितने भी बच्चों ने अभी तक भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, सो दिस इज द राइट टाइम बच्चा, आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में आप यहाँ पर टेस्ट देने वाले हो अपने घर बैठे, इसमें से जिस भी डेट को आपको लगे कि आप यहाँ पर, और रजिस्ट्रेशन 28 तक ही खुले रहेंगे। बट आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर रजिस्टर कर लो और नेशनल चैंपियन बन जाओ। आपके घर पर बहुत सारे गिफ्ट्स पहुंच जाएंगे, जो कि आपको 150 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप, अगेन 2 करोड़ वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस एंड रिवॉर्ड्स, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ट्रिप टू सिंगापुर। दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन द पैकेज। और एक ही कंडीशन है, घर में मस्त घर के माहौल में बैठ के पार्टिसिपेट करना है और बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट जीत सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतनी सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दी हैं, ऐसे चीजें हैं क्विक रिविजन कार्ड्स टाइप। मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देती हूँ। ऐसे तो मैंने अपनी कल की क्लास में भी ये दिखाया था, बट आई विल शो यू गाइस वंस अगेन। तो जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो इसमें से बहुत सारे कार्ड्स निकलते हैं, and let me keep the pen back. Now this is something that's there, और ये एकदम कार्ड्स की तरह दिखता है, जो खेलने वाले कार्ड्स होते हैं। और इसमें से मुझे अगर कोई भी रैंडमली, मान लो कि मैंने कोई भी कार्ड निकाला और इट इज लाइक जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन, तो ये पूरा पेपर पे आप जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन रिवाइज कर सकते हो। ये सारी चीजें बच्चा फ्री में जीत सकते हो। पावर शेयरिंग चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बहुत सारी मस्ती कर सकते हो, बहुत सारे एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड दिस इज वेरी पॉकेट फ्रेंडली ऑल्सो, तो ये आपके पॉकेट में, बैग में एकदम से फिट हो जाएगा। और ये तो मेरी फेवरेट चीज है। और ये सिर्फ एसएसटी नहीं, ये साइंस, मैथ्स, हर एक चीज के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको है अवेलेबल। और उससे भी ज्यादा एक छोटी सी और बुक है विच राइट नाउ आई डोंट हैव विद मी, अभी ऑफिस में वो नहीं है, सो वो हम लोग मैं दिखाऊंगी आपको। सो बच्चा डेफिनेटली, अगर आपने भी अभी तक रजिस्टर नहीं करा है, ऐसे ये तो बहुत छोटी सी चीज मैंने आपको दिखाई है, आप इंटरनेशनल ट्रिप्स तक यहाँ पर जीत सकते हैं। बट उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक बच्चा, MVSAT का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, चलो अब करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन के सीरीज को स्टार्ट। ये आपको हाँ, अगर ये आपको खरीदना भी है, इफ यू वांट टू बाय दिस, तो ये Amazon, फ्लिपकार्ट और वेदांतु स्टोर पर अवेलेबल है, जिसमें एक पैकेज मिलेगा आपको पूरा, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सब कुछ सबका मिलेगा। मतलब दिस इज एसएसटी, तो साइंस में ऑब्वियसली 3 सब्जेक्ट होता है, मैथ्स होता है और इंग्लिश होता है, और भी बहुत सारे वर्कबुक और टेक्स्ट बुक, मतलब एक पूरा बंडल सा था। सो बिकॉज ऑब्वियसली आई एम ओनली गोइंग टू टीच एसएसटी, तो मैं एसएसटी का दिखा रही हूँ आपको, पूरा बड़ा बंडल है ये। लेकिन अगर आपको फ्री में जीतना है तो आप पार्टिसिपेट कर लो, रजिस्टर कर लो। रजिस्टर करने पर ही बहुत सारे गिफ्ट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, एड्रेस पूछेगा, आपका नंबर पूछेगा, और फिर इवेंचुअली यू कैन विन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चा हमारा ज्योग्राफी, और मुझे जल्दी से बता दो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द सेशन। Which one of the following best explains why resources are considered a dynamic concept? बताओ जल्दी से। रिसोर्सेस को एक डायनेमिक कंसेप्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज उनके प्राइस मार्केट में चेंज होते रहते हैं, क्योंकि नई रिसोर्सेज डिस्कवर होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी उनकी यूटिलिटी को चेंज करते रहते हैं। रिसोर्सेज गवर्नमेंट के द्वारा ओन होते हैं। रिसोर्सेज आर ऑलवेज फाइनाइट। दिया बच्चा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यू गेट दिस ह्यूज बंडल जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। राइट नाउ मेरे ऑफिस में वो है नहीं, मैं पूछती हूँ किसी से। बी यस बच्चा, बिकॉज ऑब्वियसली रिसोर्सेज आर नॉट फाइनाइट। ठीक है, ऑलवेज फाइनाइट बहुत गलत लिखा है। रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट नहीं, और भी बहुत सारे पब्लिक लोग भी होते हैं। प्राइसेस चेंज विद मार्केट्स, दैट डज नॉट एक्सप्लेन कि वो डायनेमिक है। डायनेमिक इसलिए है बच्चा, डायनेमिक इसलिए है बिकॉज वो कभी भी नई रिसोर्सेज डेवलप हो जाती हैं, नई हम इन्वेंट कर लेते हैं, डिस्कवर कर लेते हैं, और वो अपनी यूटिलिटी के साथ चेंज भी होते रहते हैं। बी इज करेक्ट आंसर है बिल्कुल। अ रिसोर्स बिकेम यूजफुल विद ओनली टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज का विंड एनर्जी है ना, या फिर आपने आजकल देखा होगा सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स कितने ज्यादा लगाए जाते हैं, या आपने देखा आजकल इलेक्ट्रिक कार्स कितनी ज्यादा आ गई हैं। इलेक्ट्रिक कार्स देखिए आप लोगों ने, अब इतना डायनेमिक था कि जब हमें जरूरत पड़ी तो हमने इन्वेंट कर लिया टेक्नोलॉजी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ, वेरी नाइस। रिन्यूएबल रिसोर्सेज नेवर रन आउट बिकॉज रिन्यूएबल रिसोर्स जनरेट विद इन अ ह्यूमन लाइफ टाइम। नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, बताओ आंसर।
बताओ जल्दी से। रिन्यूएबल रिसोर्स नेवर रन आउट बिकॉज दे कैन जनरेट देम विद इन अ ह्यूमन लाइफ टाइम। एक इंसान के लाइफ टाइम जैसे चलता है उससे पहले ही वो रीजनरेट हो जाते हैं। क्या आप मुझे कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो? क्या आप मुझे कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो? जल्दी से बोलो। अब यहाँ पर आर फॉल्स है और ए ट्रू है। सम रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बी ओवर यूज एंड डिप्लीटेड ऑल्दो दे रीजेनरेट बट इट टेक्स टाइम। आर ट्रू है, ए फॉल्स है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स नेवर रन आउट, ऐसा नहीं कि दे विल नेवर रन आउट और आप यूज करते रहो, नहीं। दे विल डेफिनेटली रन आउट। एंड फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर क्या होता है? जो हमारे अर्थ के अंदर फ्रेश पानी अवेलेबल है, ग्राउंड वाटर, जो हैंडपंप से निकालते हैं हम लोग, हाँ वही ग्राउंड वाटर। वो अच्छा अच्छा हम ज्यादा यूज करते रहेंगे तो खराब हो जाएगा, यस। हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे ना, अपनी टैप खुली छोड़ देंगे, सब लोग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यूज कर लेंगे तो वो एंड हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा। विच इज नॉट अ करेक्ट पेयर ऑफ रिसोर्स क्लासिफिकेशन बाय ओरिजिन। फॉरेस्ट और एनिमल्स बायोटिक होते हैं, एबायोटिक होते हैं मिनरल्स और वाटर, पोटेंशियल रिसोर्स करंटली यूज एक्सटेंसिवली, या फिर स्टॉक जो हमने अर्थ में है लेकिन उसको यूज नहीं किया है। कौन सा इनकरेक्ट मैच है? बताओ जल्दी से। अरे मिनरल वाटर से ही तो है, जान थोड़ी होती है इनमें, बायोटिक ही तो है। वाटर में देखा है जान होती है। मिनरल्स क्या है? फॉसिल फ्यूल काइंड ऑफ मिनरल्स हैं, जो आयरन मिनरल है हमारा, लाइमस्टोन मिनरल है, ऑल ऑफ दीज आर मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स। आंसर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कर सकते हो लेकिन आप कर नहीं रहे हो ना, वही होता है। सो अभी हमने नॉट यूज है इधर, ठीक है। रिसोर्सेस करंटली हमने उनका पता लगा लिया लेकिन हमने उनको यूज नहीं किया, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल है। किसके अंदर पोटेंशियल है? विंड एनर्जी के अंदर। किसके अंदर पोटेंशियल है? सोलर एनर्जी के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन इतना ज्यादा यूज हो रहा है, इतना ज्यादा लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है अभी, ठीक है। कि इंडिया में बहुत कम परसेंटेज में लोग ये दोनों पावर का यूज कर रहे हैं जिनके अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है। जो उसमें जो रॉन्ग करेक्ट है बचा वो ऑप्शन नंबर सी है। चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी से, फटाफट से। विच फैक्टर मोस्ट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स? वेरी नाइस। मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, इससे कैसे पता चलेगा? मिनरल्स क्या होते हैं? लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन, आयरन ओर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर मिनरल्स, सारी चीजें। बॉक्साइट एल्यूमिनियम बनता है जिससे, बहुत सारी चीजें। अब आप बताओ कि किस चीज से हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पता चलेगा? क्या वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज होंगी, कि मतलब जो इंडिया के दिल्ली वाला एरिया है, मुंबई वाला एरिया, उससे? या हमारा एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न से पता चलेगा? या फिर जियोलॉजिकल प्रोसेस इन द अर्थ क्रस्ट, या ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी? बच्चा इसको तो सब लोग आंसर कर सकते हैं। यस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जियोलॉजिकल प्रोसेस इन द अर्थ क्रस्ट। अब ये जियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है कि कहाँ पर कैसे माउंटेन्स बने, कहाँ पर प्लेन्स बने, कहाँ पर क्या प्लेट्यूज बने, वो हमने नहीं बनाए, ना हमारा उसमें कोई रोल प्ले है। हम तो बस इंसान रहने आए हैं अर्थ पर, ये हमारी टेम्पररी सी एक जगह है, यहाँ पर हम रह रहे हैं, फिर हम चले जाएंगे। दिस इज हाउ थिंग्स हैव बीन हैपनिंग इतने सारे सालों से, करोड़ों सालों से यही हो रहा है। इंसान आता है और चले जाता है, इंसान आता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो बड़े होता है, फिर से चले जाते हैं, साइकिल होती है ह्यूमन बींग की। लेकिन बच्चा कुछ चीजें जो अर्थ के क्रस्ट पर ऑलरेडी हैं, वो है प्लेट्यूज, वो है माउंटेन्स, वो है प्लेन्स, वो है कोस्टल एरियाज जो हैं, बस हैं, ठीक है। तो वो हमने नहीं। तो कहाँ पर कितने मिनरल्स मिलेंगे? वो जियोलॉजिकल प्रोसेस पर। इंडिया में सबसे ज्यादा मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? डेक्कन प्लेट्यू में। प्लेट्यू में मिनरल्स होते हैं बिकॉज उसका जियोलॉजिकल कंपोजर ही ऐसा है कि वहां पर मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। चलो अब बताओ जल्दी से। Which mining method is used for shallow horizontal deposits such as coal seams near the surface? अब horizontal कैसी लाइन होती है भाई? बताओ जल्दी से। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब आप बताओ, शाफ्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, या प्लेसर माइनिंग इन सेटो लिचिंग? बताओ बच्चा आंसर। शाफ्ट क्या होता है बताती हूं मैं। बताओ जल्दी से। The answer is open cast mining. Why not shaft mining? Because बच्चा horizontal is this, ठीक है।
यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल होता है ये लेवल, पढ़ा है ना हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी होता है। क्लास 10th का पॉलिटिक्स का सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा है फेडरलिज्म में। ये होता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन ऐसी होती है। नाउ सिंस वर्टिकल लाइन अगर ऐसी होती है तो शाफ्ट माइनिंग पता है क्या होती है, जो एक गुफा टाइप की हम धरती के नीचे बना देते हैं, लाइक एक नैरो सा जिसमें बच्चे भी गिर जाते हैं बहुत बार। आपने देखा है इस टनल में बच्चे गिर जाते हैं, न्यूज में बहुत बार आ जाता है ना। बताओ जल्दी से, हैव यू गाइस सीन दैट दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। यहाँ पर ये जो जिसमें बच्चे भी गिर जाते हैं वो होती है शाफ्ट, लाइक शाफ्ट जो होती है एक पूरी बड़ी सी गहराई होती है वो मतलब धरती के अंदर, उसमें बहुत सारी चीजें, जब भी कुछ चीज बन रही होती है, अगर आपने कभी कंस्ट्रक्शन होते हुए कहीं पर देखा हो, है ना, तो जो वॉशरूम्स वगैरह बनते हैं, है ना, तो बहुत ज्यादा नीचे तक डिग करना पड़ता है और उसमें बच्चे भी गिर जाते हैं, बोरवेल बोलते हैं जिसको, राइट। ठीक है, बोरवेल में बच्चे गिर जाते हैं, तो दिस इज समथिंग विच लुक लाइक दिस शाफ्ट माइनिंग। लेकिन आप इससे दिमाग लगा सकते थे, ये बहुत शैलो होती है, हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट्स में मिल जाती है। थोड़ा सा मैम हम नीचे जाएंगे ना, इधर ही मिल जाएगी, लेकिन बहुत बार हम लोगों को अर्थ के अंदर जाना पड़ता है और वहां से मिनरल्स निकाल के लेके आना पड़ता है, और ये बहुत डेंजरस होता है। उसमें ज्यादातर छोटे बच्चों को भेजा जाता है क्योंकि वो पतलू पतलू से होते हैं, है ना, और उनकी बॉडी भी छोटी होती है, तो छोटे छोटे टनल्स में चले जाते हैं। सो दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। इसीलिए जो बच्चा ओपनली हो रही है और हॉरिजॉन्टल डेपोजिशन में हो रही है वो ओपन कास्ट माइनिंग होती है। सरफेस के थोड़े ही नीचे जाना पड़ेगा और ये नियर सरफेस डिपॉजिट लाइक कोल्स वगैरह के लिए यूज होती है। करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से। अ डिस्ट्रिक्ट हैज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से करना। अ डिस्ट्रिक्ट हैज abundant alluvial soil, perennial river and flat terrain, which crop pattern is most likely? मतलब उसके पास सॉइल भी बहुत अच्छी है, वेरी नाइस, उसके पास सॉइल भी बहुत फर्टाइल है, उसके पास रिवर मतलब वाटर भी बहुत अच्छा है, पेरिनियल क्या मतलब होता है, सदाबहार जिनमें पानी होता है, और जमीन में बिल्कुल फ्लैट है, उबड़ खाबड़ जमीन नहीं है, ट्रैक्टर आ जाएगा, ट्रक आ जाएगा, सामान इधर उधर से उधर लेके जा सकते हैं। अब बताओ जल्दी से, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू हैपन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कि मैम यहाँ पर ना वीट और राइस की खेती बहुत अच्छी हो सकती है, वो भी इंटेंसिव इरिगेशन, इंटेंसिव मतलब पानी भर भर के यूज करेंगे, सही बात है। या फिर पेस्टोरल नोमैडिज्म, मतलब जो पशुपालन बोलते हैं जिसको, या फिर ड्राई लैंड मिलेट फार्मिंग ओनली। तीन ऑप्शन उसके खिलाफ बातें कर रहा है, बताओ किसके लिए। वीट को पता है कितना अच्छा खासा फर्टिलिटी चाहिए और राइस को भर भर के पानी चाहिए। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंसर बचा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आया समझ में, बी इज द वेरी नाइस आंसर। सो कुशाग्र वंशिका आनंद, वेरी नाइस दिया, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। Terraced farming reduces soil erosion on slopes because terrace increase the steepness of slopes of it. क्या पूछा है भाई, बहुत भयंकर क्वेश्चन लग रहा है। चलो पढ़ते हैं। टेरेस्ड फार्मिंग रिड्यूस सॉइल इरोजन ऑन स्लोप। टेरेस कैसा होता है मैम, ऐसा थोड़ी होता है, अरे टेरेस फार्मिंग ऐसे करे जाती है, छत पर जो फार्मिंग करे जाती है। ओके, क्या इससे हमारा सॉइल इरोजन इरोड हो रहा है? अब हम इसे कैसे पता लगाते हैं, बिकॉज लगाते हैं, तो बिकॉज लगाओ सेंटेंस के बीच में और फिर इसको कंबाइन करो। बिकॉज टेरेस इंक्रीज द स्टिफनेस ऑफ स्लोप सरफेस, स्टिफनेस को इंक्रीज कर दिया कि डिक्रीज कर दिया? अरे उल्टा बोल रहा है, बताओ बच्चा जल्दी से। यस एवरीवन, ट्राई टू डू द क्वेश्चन नाउ। मेरे पास दो ऑप्शन है और आपके पास ये दो दोस्त हैं, ठीक है। आपका दोस्त यहाँ पर था और आपने उसको बोला कि जा तू फिसल जा, तो वो एकदम से फिसल जाएगा ना, और आपने बोला कि जा फिसल जा, तो आप बोलोगे पागल हो गए हो क्या, यहाँ से थोड़ी फिसलेंगे हम लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ए बिल्कुल सही, लेकिन आर फॉल्स है। स्टीपनेस बच्चा इंक्रीज में डिक्रीज हो जाती है। स्टीपनेस क्या होता है बता रहे हैं, स्टीपनेस क्या होता है, ये स्टीपनेस, ये पूरा, ये जो इतना बिल्कुल स्टीप से है, स्टीप स्लोप, एकदम स्टैंडिंग स्लोप है, क्या वो इंक्रीज हुई? हाँ, जो चीज मैम अब इतना ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड जा सकती थी, मेरा दोस्त नीचे चले जाएगा, अब मेरा दोस्त धीरे 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 लुढ़कता लुढ़कता नीचे जाएगा, तो उसको टाइम लगेगा। और ऐसे ही बच्चों रिवर के साथ होता है, रिवर का जो वाटर है इट विल पेनिट्रेट स्लोली, और जब वो स्लोली होगा तो उसका स्पीड भी कम होगा और सॉइल वो अपने साथ नहीं लेके जाएगा। पता है ना, चलो आप नहीं भी पता है तो मैं फिर से बता देती हूँ, ध्यान से सुनो बात। यहाँ पर ये मिट्टी का बहुत बड़ा सा ढेर है, यहाँ पर भी मिट्टी का ढेर है। अब यहाँ पर ये मिट्टी का ढेर कितना जल्दी से सारी चीजें करेगा ना, जल्दी से यहाँ पहुंच जाएगा और अपने साथ सब कुछ ले जाएगा।
अपने साथ सब कुछ डैमेज करके यहाँ पर जमा कर देगा, सारा का सारा डिपोजिशन यहाँ पर हो जाएगा, तो ये एरिया खराब हो जाएगा। लेकिन ये फिर धीरे धीरे जाएगा, ये सबसे मिलते हुए हाई येलो करते हुए अपनी चीजों को डिपॉजिट, कोई डैमेज नहीं क्रिएट करेगा, तो यहाँ पर बच्चा सॉइल हमारी बची रह जाएगी, और उसके वजह से यहाँ पर फिर हम कल्टीवेशन भी अच्छी अच्छी कर सकते हैं, पेड़ पौधे भी कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे वहीं पर कर सकते हैं जहां पर मिट्टी होती है ना। ऐसे मार्बल के फ्लोर पर कभी देखा कि पेड़ उग गया है? नहीं देखा ना। चलो, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। ए बिल्कुल सच है, लेकिन आर फॉल्स लिखा है जस्ट बिकॉज ऑफ वन वर्ड। इंक्रीज नहीं होता है, स्टिफनेस डिक्रीज हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, पढ़ाएगा तुमको को इतने अच्छा से। विच इरिगेशन मेथड इज मोस्ट वाटर एफिशिएंट फॉर फील्ड लेवल एप्लीकेशन? फ्लड इरिगेशन, फॉरो इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन? सबसे ज्यादा वाटर एफिशिएंट कौन सा होता है? स्प्रिंकलर होता है, जो आप ऐसे थोड़ा पौधों में नहीं डालते हो, जो थोड़ा फैंसी वाला होता है। जल्दी जल्दी कह रहे, चलो भाई। तो ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन ऐसा होता है जो बहुत कम पानी वेस्ट होता है इससे। जैसे कभी आपने देखा है, जो हमारा फ्लड इरिगेशन, तो देखो कितना ही ज्यादा पानी आ जाएगा, हमारी क्रॉप डैमेज हो जाएंगी। स्प्रिंकलर देखा है आपने, जो हम पानी को जैसे जो पाइप होता है, लाइक द आई डोंट नो व्हाट डू यू गाइस कॉल इट, जो वाटर पाइप होता है, हम उसके सामने अगर उसका बहुत नैरो सा मुंह होगा तो वो बहुत सारी डायरेक्शन में पानी वेस्ट हो जाता है। लेकिन जो ड्रिप इरिगेशन होती है ना, उसमें टप 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 करके पानी आता है, एक एक बूंद वेस्ट नहीं होता। और ये ड्रिप इरिगेशन किससे रिलेटेड है? बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। ओ हाँ, याद आ गया। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन मेघालय में जो बैम्बू से एक एक बूंद की वैल्यू को वो लोग 20-20 किलोमीटर तक ट्रैवल करवा रहे हैं। ठीक है, चलो। हाँ, डायरेक्ट रूट चला जाता है। वेरी नाइस वंशिका। चलो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से। Which statement about the Green Revolution in India is actually correct? It increased dependence on HIV seeds. It was confined to eastern India only. It introduced high yielding varieties, irrigation and fertilizers widely in Punjab and Haryana. It eliminated all regional disparities in agriculture. कौन सी बात सही लिखी है? क्या ये डिक्रीज इंडिपेंडेंस बढ़ा देता है हमारा HIV सीड्स पर? Decreased? Okay. It was confined to eastern India only. Really? इट एस्टिमेटेड ऑल रीजनल डिस्पैरिटीज, इट एलिमिनेटेड, सब कुछ खत्म कर दिया तो सब अमीर हो गए थे? नहीं, सब यहाँ पर इंक्रीज, एंड इट वाज नॉट, इट वाज आल्सो कंसीडर्ड नॉर्दर्न इंडिया में इसने ज्यादा फ्लरिश करा है। सब गलत हो जाता है। ओनली ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को लेके आते हैं, जिससे इरिगेशन फर्टिलाइजर वाइडली यूज होते हैं। पंजाब हरियाणा में राइस और वीट की खेती आसमान छू जाती है, और इसकी वजह से आज तक इंडिया को कोई भुखमरी उसके बाद देखने को नहीं मिली, इंडिया में आज तक, ये ना। चलो, इंदिरा गांधी जी ने इसके लिए स्टैम्प भी यूज किए थे, बहुत अच्छे स्टैम्प यूज किए थे, स्टैम्प पेपर्स पर। ठीक है बच्चा, एक अच्छा बताओ, ड्राई फार्मिंग का एग्जाम्पल बताओ जल्दी से, दिमाग से करना। ओके, दिमाग से करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसी बात कर रहे हो। वेरी नाइस आनंद, वेरी नाइस बच्चा। राइस के टाइम पर भर भर के पानी चाहिए, इरिगेटेड पैडी फील्ड्स, पानी इरिगेशन भर भर के। मिलेट्स का छोड़ो, शुगर केन को बोला है कॉन्टिन्यूस इरिगेशन चाहिए। बोल रहा है टी हाई रेनफॉल एरिया में आती है, हाई रेनफॉल में ड्राई कैसे हो सकता है, इरिगेशन में ड्राई कैसे हो सकता है, कॉन्टिन्यूस इरिगेशन चाहिए तो ड्राई कैसे हो सकता है। ओनली ऑप्शन है मिलेट्स। मिलेट्स जो होता है, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में मोटा अनाज कहते हैं, जिसमें 3 चीज आते हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी, ये मिलेट्स होते हैं। ये बच्चा बिल्कुल बहुत अच्छे लोग होते हैं, फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, फिर भी पानी नहीं चाहिए। फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, सेहतमंद होते हैं, सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और पानी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ड्राई एरिया में हो जाते हैं। इसलिए राजस्थान नंबर 1 है बाजरा में। और बाजरा बहुत रेनफेड मतलब होता है बच्चा, रेनफेड लिखा हुआ है, रेनफेड रीजन, रेनफेड रीजन विद मॉइस्चर कंजर्विंग टेक्निक्स, जहां पर बच्चा थोड़ा बहुत बारिश का पानी आ जाता है। रेनफेड क्रॉप कौन सी होती है? जहां पर बारिश आता है, लेकिन ये कम बारिश में भी हो जाते हैं विद मॉइस्चर कंजर्वेटिंग टेक्निक। इनकी जो मिट्टी होती है मॉइस्चर को बना के रखती है, तो ये थोड़ा कम एरिया में भी यहाँ पर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो
बताओ जल्दी से, बताओ क्वेश्चन का आंसर। Fisheries are part of primary economic activities because fisheries depend on natural water bodies and biological processes. इसीलिए बिकॉज नेचुरल चीजें जो भी होती हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आती है, सिंपल सी बात है। हमारे पास बच्चा 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, दीज आर 3 सेक्टर्स विच वी हैव टू रिमेंबर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर और दी टर्शरी सेक्टर। अब इनमें क्या क्या होता है, यहाँ पर रॉ मटेरियल जो हमें नेचर ने, मतलब हम नेचर के यूज करके उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसी चीज का कन्वर्जन होता है, और कन्वर्जन एज इन मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पर से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बाकी सभी लोगों को। ठीक है, ये 3 सेक्टर्स है जो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, है ना। वेरी नाइस एवरीवन, बहुत अच्छा बच्चा। आंसर हो जाएगा, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, विच कोस्टल फीचर इज मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर आर्टिसनल फिशनरीज। कौन सा हमारा कोस्टल फीचर है जिससे हम लोग बहुत ज्यादा फिशरीज कर सकते हैं। क्या हम डीप ओशन ट्रेंचेस, अब ये डीप ओशन बहुत ज्यादा डीप जाके, लाइक अगर हम दुनिया के सबसे डीपेस्ट ट्रेंच की बात करें तो दैट इज मेरियाना ट्रेंच, तो वो लगभग 11 किलोमीटर अंदर है भाई, वहां पर जाके कैसे फिशरीज हो सकती है। ओपन ओशन गियर्स या फिर पोलर पैक आइस कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। अब कहां पर कर सकते हैं ये, थोड़ा सा कि मैम हमारा यहाँ पर जमीन था, थोड़ा सा यहाँ पर हमारा पानी शुरू हो गया है, और बस इतने में जहां से हमारी जमीन थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रही है, लाइक दिस वे, है ना, और यहाँ पर ये जो पानी होगा बस इतना कर सकते हैं। तो आंसर होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जहां पर कॉन्टिनेंट और ओशन काइंड ऑफ मर्ज हो रहा है वहां पर हम फिशरी कर सकते हैं। उससे आगे बस हमें क्या मिलेगा, उससे आगे बच्चा हमें पानी ही पानी मिलेगा, उससे आगे हमें क्या मिलेगा, पानी ही पानी मिलेगा। ओके, चलो, दिस इज हाउ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सिर्फ यहाँ पर हम लोग फिशरी कर सकते हैं जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ, ये कैसे क्वेश्चन आ गए हैं गाइस। हाँ, ये बताओ जल्दी से, बताओ बच्चे जल्दी से। विच इज ट्रू अबाउट एक्वाकल्चर। बताओ बताओ बताओ। जो हमारा विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट मेंशन, क्या हमारे हमारे क्लास में इस पूरी बुक में सॉइल कंजर्वेशन की बात हुई है, क्लाइमेट मॉडरेशन की, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर इंक्रीजिंग डेजर्टिफिकेशन। जो इतने सारे रेगिस्तान बनते जा रहे, क्या चीज की बात नहीं हुई है, दैट इज इंक्रीजिंग डेजर्टिफिकेशन की जिक्र हमने पूरे चैप्टर में बात ही नहीं करी। फॉरेस्ट कॉम्बैट करते हैं डेजर्टिफिकेशन को, उसको इंक्रीज नहीं करता है। ठीक है, तो उसका फंक्शन नहीं होता है। डिक्रीज करते हैं, फॉरेस्ट डिक्रीज करते हैं। बता देती हूँ, समझा देती हूँ, ध्यान से सुन लो। ये हमारे पौधे हैं, येलो कलर के क्यों है सोच लो, कोई बात नहीं, आज येलो कलर के है। ठीक है, अगर ये पौधे हैं तो ये मिट्टी को बचा के रखते हैं। कैसे, ये हमारी जो सॉइल होती है उसको होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ना सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। अगर यही पौधे हमारे में इरेड, यहाँ से इरेज कर दू, ये मिट जाए, काट दो, तो बच्चा हवा आएगी, कुछ इवेपोरेशन कुछ नहीं, पानी कुछ नहीं, ये सूख जाएगा, और यहाँ से हमारी मिट्टी उड़ने लगेगी, तो डेजर्टिफिकेशन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, रेगिस्तान बनने लगेंगे, डेजर्टिफिकेशन होने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है इंक्रीज करेंगे, नहीं, ये डिक्रीज कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन वाला। ठीक है, आगे समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A region show rising surface runoff, decreasing groundwater recharge, and increasing flood after deforestation. What local intervention is most suitable? बताओ, आंसर बोलो जल्दी से। एक जगह है
ठीक है, एक जगह है, अ रीजन शोज राइजिंग सरफेस रन ऑफ, decreasing groundwater recharge and increasing flood after deforestation. What local intervention is most suitable? या तो वहां पर लार्ज स्केल माइनिंग हुई है, या फिर एफॉरेस्टेशन कर दिए लोगों ने, एफॉरेस्टेशन तो अच्छा होता है, रिप्लेस वेजिटेशन विद कॉन्क्रीट सरफेस, एंड या फिर बच्चा ड्रेन वेटलैंड्स टू रिड्यूस मॉस्किटोज। बताओ, द ओनली ऑप्शन जो पॉजिटिवली बात कर रहा है वो है एफॉरेस्टेशन। क्या हम कर सकते हैं लोकली, हम उसमें एफॉरेस्टेशन करेंगे, जितना ज्यादा हम पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ज्यादा पानी आपका वेस्ट नहीं होगा, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा, फ्लड नहीं आएगी, जितना काम हमारे पास। क्या, अब मैंने आपको बोला ये मार्बल का फ्लोर है, ठीक है, और ये सॉइल है, मैंने दोनों जगह पानी डाल दिया, तो पानी तो सॉइल तो सोख लेगी, लाइक सॉइल तो पूरा पानी ले जाएगी, लेकिन मार्बल वाले फ्लोर पे नहीं जाएगा कहीं भी, 10 दिन हो जाएंगे, 20 दिन हो जाएंगे, जब तक इवेपोरेशन नहीं होगा, लेकिन सॉइल सारा का सारा पर्कोलेट कर लेती है। तो ये सिर्फ एक पॉजिटिव चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी सब नेगेटिव पॉइंट्स है, ठीक है, ये पॉजिटिव पॉइंट्स है, बाकी सब नेगेटिव पॉइंट्स है। नेक्स्ट अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अलाउ करते हैं लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी while national parks strictly protected होते हैं, because national park have higher conservation priority and stricter regulations। बताओ जल्दी से, घूमने गए हो आप कभी वाइल्ड लाइफ या फिर कोई नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क? चलो, आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिमिटेड ही ह्यूमन एक्टिव अलाउ करती हैं, और नेशनल पार्क्स बच्चा स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि नेशनल पार्क का थोड़ा ज्यादा कंजर्वेशन का प्रायोरिटी रहता है और उनके स्ट्रिक्ट भी होते हैं रूल्स, हमारे जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी सारे जैसे जू वगैरह आप जाते हो ना, तो वहां पर आपको ओपनली सारी चीजें करना अलाउड होता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, अब वहां पर बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते। अच्छा चलो जल्दी से बताओ फटाफट से, विच सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक इज बेस्ट फॉर स्टीप स्लोप? स्टीप स्लोप्स पर हम वेजिटेशन कवर ही हटा दें, हटाओ ना, पौधे हटा दो, या फिर डीप टेलेज अलोंग द स्लोप, या फिर ब्रॉड एक्रे मोनोकल्चर, या फिर कॉन्टर फ्लोइंग एंड टेरेसिंग। एक ही चीज हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी है, बाकी चीज हमने पढ़ी भी नहीं है, तो उसमें बच्चा हम क्या करेंगे, टेरेस कल्टीवेशन और कॉन्टोर फ्लोइंग करेंगे, छोटी छोटी जमीन को बना देंगे, इस तरीके से जमीन को हम लोग बड़ा बड़ा दिखाएंगे, ये हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली कर लेंगे आप लोग। मिनरल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब, रीजन इसका क्या है, जियोलॉजिकल प्रोसेस एक्ट सिमिलरली एवरीवेयर। बताओ, हर जगह सेम चीजें हो रही है, इंडिया में इतनी वेरिएशन देखने को मिलती है हम लोगों को, बताओ आंसर क्या होगा। मिनरल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब बिकॉज जियोलॉजिकल प्रोसेस एक्ट सिमिलरली एवरीवेयर। बताओ जल्दी से, आंसर करो। विशाल वेरी गुड, आंसर है ए फॉल्स है, लेकिन ए ट्रू है, जियोलॉजिकल प्रोसेस आर एक्ट सिमिलरली एवरीवेयर, मिनरल्स आर अनइवन ड्यू टू वेरिड वेरीज। नो, आई थिंक बोथ आर फॉल्स, बिकॉज जियोलॉजिकल प्रोसेस एक्ट सिमिलरली एवरीवेयर, एक्ट तो सिमिलरली ही करते होंगे जिसके वजह से मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन सिमिलरली है नहीं सब जगह, तो दिस इज अ वेरी अजीबोगरीब क्वेश्चन। देखो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल ही जो है फॉल्स है, बिकॉज यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म कैसा होता है, जो यूनिफॉर्म हम स्कूल में पहन के जाते हैं, आप लोग पहन के जाते हो, सो दैट एवरीबडी लुक्स इक्वल, लेकिन हमारे पास मिनरल्स इक्वली तो मिलते नहीं है। हम लोग अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के इस एरिया में बहुत मिनरल्स मिलते हैं, इस एरिया में मिनरल्स की बिल्कुल मात्रा नहीं है, है ना, तो यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा तो नहीं मिलता है, तो ये तो सही है, लेकिन आर ट्रू है, वो जियोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं हर जगह सिमिलर एक्ट करते हैं। हाँ ये बात सही है कि नॉर्दर्न प्लेन्स है तो प्लेन्स के जैसे काम करेंगे, प्लेट्यूज है तो प्लेट्यूज की तरह काम करेंगे, तो समवॉट इट इज कंसीडर्ड कि ये ट्रू स्टेटमेंट हो सकती है। चलो बताओ जल्दी से, इसका आंसर मुझे देखना है आज कौन बताएगा, ये तो हमारे एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीटेड भी है। दिवाकर वेरी नाइस बच्चा, चलो आंसर बताओ मुझे जल्दी से। Which metal is actually associated primarily with the Singhbum region in India? क्या मिलता है यहाँ पर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनियम, या फिर बॉक्साइट? बॉक्साइट से हम लोग एल्यूमिनियम बनाते हैं, गोल्ड तो गोल्ड ही होता है, बताओ जल्दी से, ये जरूर याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो जल्दी से बताओ,
कॉपर, यस। सो अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? सिंह कॉप। कॉप क्या होती है? जैसे पुलिस होता है ना? जैसे कि बुलबुल सिंह थे ना, सलमान खान की एक मूवी है जिसमें आई थिंक वो कोई तो बुलबुल चुलबुल जैसा कुछ बने हुए थे, तो आप याद रख सकते हो जो कॉप होता है वो सिंह। लाइक कॉपर एंड सिंह बम कहाँ पर है? ये झारखंड में। इतना तो अब मैं आपसे उम्मीद है कि आप इसको लर्न कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, जल्दी से करो, फटाफट से। फटाफट से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If a state has 40% countries bauxite and large aluminum plants, which backward and forward linkage would be expected? कि कोई इंडस्ट्रीज नहीं होंगी मैम, ऑब्वियसली एल्यूमिनियम रिफाइनरीज बनेंगी, पावर प्लांट्स बनेंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, टूरिज्म ग्रोथ कर जाएगा, या ओनली फार्मिंग इंप्रूवमेंट? सिंपल सा आंसर है, अगर हमारे पास कुछ भी चीज है तो उसकी फैक्ट्री हम लगाते हैं। जैसे कि आयरन एंड स्टील कितना अच्छा है हमारे पास, गोंडवाना वाले एरिया में हमें कोल बहुत अच्छा मिलता है, 98% वहीं पर कोल मिल जाता है हमें। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं। डेवलपमेंट होगा बच्चा, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगे, इंडस्ट्रीज बनेंगी, तभी इंडिया फ्लरिश करा है। ठीक है, तभी इंडिया ने इतना फ्लरिश करा है। और यहाँ पर बॉक्साइट क्यों लिखा है आप बोलोगे? क्योंकि बॉक्साइट से ही हम लोग एल्यूमिनिया निकालते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाइड्रो पावर इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। हाइड्रो पावर क्या है? एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स है। हाइड्रो पावर रिलाई ऑन फ्लोइंग वाटर विच इज पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। बताओ जल्दी से। आंसर वुड बी दोनों ही करेक्ट है। हाइड्रो पावर रिन्यूएबल है। हाइड्रो पावर मतलब जो बच्चा हम लोग बिजली पानी से बना रहे हैं। हाइड्रो इज लाइक द हाइड्रोजन वाला फैक्टर, तो पानी जो हम लोग, पानी से जो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, पानी से इलेक्ट्रिसिटी रिलाइज ऑन फ्लोइंग वाटर विच इज पार्ट ऑफ दी वाटर साइकिल। सिंपल सी बात है, करेक्ट है। ठीक है, चलो अब बताओ जल्दी से, फटाफट से। विच एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस द लीस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर यूनिट ऑफ एनर्जी? कौन सा हमारा एनर्जी सोर्स है जो सबसे कम ग्रीन हाउस गैस है? कोल, नेचुरल गैस, हाइड्रो पावर, या सोलर पैनल्स जिनको हम बोलते हैं? बताओ। ऑब्वियसली हम सोलर पैनल से कुछ हार्म ही नहीं है। बाकी हाइड्रो पावर से क्या हो रहा है? अब आप बोलोगे हाइड्रो पावर से किस चीज से जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी? पानी से। सो पानी जब हम यहाँ पर मीथेन का यूज करते हैं तो उसका थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। नेचुरल गैस को बर्न करने पर ऑब्वियसली आपको CO2 वगैरह एंड कोल तो आपको पता ही है, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती है, तो जिससे नहीं होती है वो है सोलर PV पैनल्स। ठीक है बच्चा, तो ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट को स्लो कर देता है, फॉसिल फ्यूल्स को भी बचाता है। चलो अब जल्दी से बताओ कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है? शुगर केन राजस्थान में मिलता है, कॉटन टेक्सटाइल असम में मिलती है, टी इंडस्ट्री असम और वेस्ट बंगाल, या जूट महाराष्ट्र? जूट महाराष्ट्र में नहीं मिलता है, जूट मिलता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, कॉटन किधर मिलती है? महाराष्ट्र एंड गुजरात बेल्ट। महाराष्ट्र एंड गुजरात। शुगर कहां पर मिलती है? फर्स्ट नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, सेकंड यू कैन कंसीडर बिहार। दो ये हैं तो दोनों को आउट करो। रॉन्ग, रॉन्ग, रॉन्ग। द ओनली ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। असम में और वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में ये फेमस हमारे चाय के मैदान है। ठीक है, चलो नाउ वी गोइंग टू टेक अ 10 मिनट ब्रेक। हम एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद वी विल स्टार्ट द क्लास। ठीक है बच्चा, हम एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर वी विल स्टार्ट दी क्लास। ओके, एक 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को।
हेलो हेलो हेलो। ओके, सो वी आर बैक बच्चा। चलो अब स्टार्ट करते हैं यहीं से हमारे सेशन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से वील ट्राई टू डू। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर लेस पॉल्यूटिंग देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बिकॉज कॉटेज इंडस्ट्री में कम कैपिटल यूज होता है और वो स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं। क्या ये कंसेप्ट दोनों सही है? क्या ये दोनों बात सही है? यस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो ज्यादातर से बच्चा आपको क्या देखने को मिलता है कि वो लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे यूज अ लॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, दे यूज अ लॉट ऑफ मेटल, तो उससे से ज्यादा पॉल्यूशन भी होता है और लार्ज स्केल पर होता है। वेरेज जो हमारा कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है जिसमें बेसिकली हम लोग फैब्रिक वगैरह यूज करते हैं वो पॉल्यूशन कंपैरेटिवली कम करती हैं और वो थोड़ा सा कम इनकम वाली, मतलब कम पैसे लगा के भी होती है। चलो जल्दी से बताओ, द लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी चैप्टर प्राइमरीली क्या बातें करता है? बताओ बच्चा, क्या बातें करता है कंपैरेटिवली? ठीक है, ओके। चलो जल्दी से मुझे बताओ, कल्चर हेरिटेज ओनली, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इंटरनेशनल ट्रेड, एग्रीकल्चर टेक्निक ओनली, या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन? अरे सबको ही पता है। हाँ जी बच्चा, क्लास 8 की क्लास है हमारी, 8 o'clock। सॉरी, क्लास वाई एम सेइंग क्लास 8, क्लास 9 8 o'clock। चलो द आंसर इज ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड एंड जो है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वाला पोर्शन हमें बहुत अच्छे से कर लेना है। विच ट्रांसपोर्ट मोस्ट मोड इज मोस्ट एनर्जी इफिशियंट? सबसे ज्यादा एनर्जी इफिशियंट कौन सा होता है लॉन्ग टर्म के लिए? एयर कार्गो, रैली? जल्दी से बताओ फटाफट से, कुणाल, कृतिका, क्या होता है सबसे ज्यादा भारी भरकम? रोड आउट कर दो और वो भी स्मॉल ट्रक से लिख दिया है तो आउट हो जाएगा। द राइट आंसर इज रेलवेज। रेलवेज यूज होती है भारी भरकम सामान ले जाने के लिए, बिकॉज गाड़ियों में और ट्रक्स में और कितना ज्यादा आप लेके जाओगे, कितना ही ज्यादा आप लेके जा सकते हो, लेकिन ट्रेन में आप बहुत सारी चीजें लेके जा सकते हो। अच्छा चलो जल्दी से बताओ, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स रिक्वायर फास्ट डिलीवरी टू अर्बन मार्केट्स एंड हैंडल्स पेरिशेबल गुड्स, विच ट्रांसपोर्ट मोड इज बेस्ट? जैसे ब्रेड, मिल्क, मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट जो पेरिशेबल आइटम्स होता है, जो सेम डे आफ्टर 2-3 दिन बाद ही खाने पड़ते हैं, वो खराब हो जाएंगे ना अगर टाइम से नहीं पहुंचेंगे आप तक। ब्रेड के एक्सपायरी डेट होता है पीछे। वाई वुड योर मॉम टेल यू कि आप पीछे ब्रेड के पीछे एक्सपायरी डेट देख के आना, क्योंकि वो खराब हो जाएंगे। तो कौन सा ट्रांसपोर्ट बेस्ट है? रेल से लेके जाना, एयर ट्रांसपोर्ट से लेके जाना, या फिर बच्चा वाटरवेज से लेके जाना और पाइपलाइन? एक ही बचता है हमारे पास। अगर मैम यहाँ पर और ज्यादा अच्छा लिखा होता रोड ट्रांसपोर्टेशन तो और अच्छा होता, लेकिन ठीक है, सारे के सारे जो भी पेरिशेबल या फास्ट चीजें पहुंचानी होती है वो हम लोग रोड जो लास्ट डिलीवरी है और एयर ट्रांसपोर्ट स्पीड के लिए, दोनों चीजें यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई है। चलो जल्दी से बताओ फटाफट से आंसर, फटाफट से आंसर बताएंगे सब बच्चे। इनलैंड वाटरवेज आर अंडर यूटिलाइज्ड इन इंडिया डिस्पाइट अ लॉन्ग रिवर नेटवर्क। इनलैंड वाटरवेज क्या होता है बच्चा? जो हमारे अंदर के पास में जो रिवर्स अवेलेबल है उन पर हम लोग अपनी वाटर वाटर वाले शिप चलाएं। बिकॉज कॉम्पिटिशन फ्रॉम रोड एंड रेल नेटवर्क ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर से हम लोग इनलैंड इरिगेशन नहीं बना पाते हैं। दोनों ही बात सही है। पहली बात तो हम लोग उसको अंडर यूटिलाइज करके बैठे हैं, डेवलपमेंट करने में हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है छोड़ो ना, रोडवेज और रेलवेज बनी तो हुई है तो क्या ही इतनी टेंशन लेनी। ठीक है बच्चा, सो आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ, विच पोर्ट इन इंडिया मेजर कंटेनर हब ऑन द वेस्ट कोस्ट? अब इसका भी आंसर आप बहुत इजीली कर सकते हो। वेस्ट कोस्ट किधर है? इधर है वेस्ट कोस्ट। तो मुझे एक बात बताओ, क्या विशाखापट्टनम, कोलकाता, मुंबई, मुंबई कोलकाता तो पता है, चेन्नई क्या इधर है क्या? बताओ, चेन्नई इधर है क्या? आउट करो। कोलकाता किधर है ब्रदर? उधर है बरद्रा। विशाखापट्टनम किधर है बताओ? विशाखापट्टनम जो कोरोमंडल कोस्ट वाला एरिया वो भी उधर है। द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इस बच्चा मुंबई, जो कि हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोलते हैं इसको, और ये हमने जो है बनाया था कि हम लोग थोड़ा सा जो हमारा कौन सा कांदला वाला पोर्ट था गुजरात में, उसका थोड़ा सा लोड कम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं। और ट्रेड क्या होता है बच्चा? ट्रेड क्या होता है यहाँ पर हमारा? ट्रेड करते हैं हम लोग चीजों की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं चीजें। जब मंगाते हैं तो इंपोर्ट बोलते हैं और जब भेजते हैं तो एक्सपोर्ट बोलते हैं। ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर कंपोनेंट ऑफ ट्रेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप हमारे पास है ग्लोबलाइजेशन ने इनकरेज कर दिया है ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, चीजें बाहर भेज रहे हैं, या फिर लिबरलाइजेशन एंड ट्रेड पॉलिसीज अलाउड फॉरेन इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी। डोमिनोज पिज्जा है ना, एडिडास शूज, नाइकी टी शर्ट, शूज, कपड़े,
क्या है ये सब? बाहर की ब्रांड्स है, फूड चेन, क्लोथिंग ब्रांड है ना, ये सब क्या है? बाहर की ब्रांड्स है। और ये इंडिया में आई जब से ग्लोबलाइजेशन आया। तो ग्लोबलाइजेशन ने काफी ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को लेके आया हमारे, है ना, वेरी नाइस, हमारे यहाँ पर चीजों को लेके आया। बिकॉज लिबरलाइजेशन की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने लग गया। पहले हमने हमारे दरवाजे 1991 तक बच्चा बंद करके रखे थे, बट 1901 में इंडिया बहुत सफर कर रहा था। सो जो गवर्नमेंट थी उस टाइम, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर वाज मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, ही वाज अ ब्रिलियंट गाय। उन्होंने बच्चा रिफॉर्म्स लेके आए थे, एलपीजी रिफॉर्म से। लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात नहीं हो रही है। एल स्टैंड्स फॉर लिबरेशन, पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हमने हमारे दरवाजे फॉरेन कंपनीज के लिए खोल दिए थे, एंड एज सुन हमने खोले तो बहुत सारी फॉरेन ब्रांड्स इंडिया में आ गई। ठीक है, उन्होंने इन्वेस्ट किया एंड इंडिया के लोगों को जॉब्स मिलना शुरू हो गए। चलो बच्चा बताओ जल्दी से, विच फैक्टर मोस्ट कंट्रीब्यूटेड टू द लोकल लोकेशन ऑफ आईटी इंडस्ट्री? क्या चीज मैटर करेगी इंडस्ट्रीज के लिए? सीपोर्ट्स मैटर करेंगे, कोल रिजर्व मैटर करेगा, या फिर मेजर रिवर बेस्ड? सिंपल सी बात है बच्चा, वहां पर हाई क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो और स्किल्ड लेबर के लिए अच्छा क्लाइमेट हो। तो जो हमारा आईटी सेक्टर होता है, लाइक फॉर एग्जांपल बेंगलुरु में आपको क्या ही चाहिए? सब चीजें नहीं चाहिए, बल्कि अच्छे अच्छे कंपनी चाहिए, अच्छा अच्छा एनवायरमेंट चाहिए, ताकि लोग वहां पर इतना ज्यादा यहाँ पर रहें, है ना? सिंपल सी बात है। ओके, चलो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अप वी हैव, इफ अ रीजन्स लिटरेसी रेट राइजेस एंड मोबाइल फोन पेनिट्रेटेड इंक्रीजेस, कौन सा सेक्टर एक्सपैंड होगा? वाह, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बताओ बच्चा जल्दी से। यूट्यूब वाला पूरा पोर्शन आ जाता है इसमें। अब ऑड वन आउट करो भाई, फिशरीज का क्या मतलब? हैवी कोल माइनिंग प्राइमरी आउट करो ना, है ही नहीं क्वेश्चन डिफिकल्ट, ऑप्शन से हटाओ। मैं हमें तो बहुत हार्ड लग रहा है सेशन, तो फिर अच्छे कैसे मार्क्स लेके आओगे? ऑप्शंस हटाने हैं आपको भाई। टर्शियरी सेक्टर आएगा, जितना ज्यादा फोन लोग यूज करेंगे, व्लॉग्स बनाएंगे, यूट्यूब करेंगे, इंस्टाग्राम करेंगे, उतना ज्यादा लोग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सिंपल सी चीज है ना। तो क्या हो जाएगा? टर्शियरी सेक्टर, टेलीकॉम, रिटेल, शॉपिंग वेबसाइट कर रहा है, ई कॉमर्स यूज कर रहा है, फोन में से सब कुछ ऑर्डर कर रहा है, सर्विस जनरेट हो रहा है, डिलीवरी बॉयज को रेट जो है चार्जेस मिलते हैं, अपने डिलीवरी चार्जेस मिलते हैं, इनकम मिल रही है। चलो बताओ, अर्बनाइजेशन इंक्रीज करता है डिमांड फॉर लाइफलाइन सर्विस लाइक रोड, रेलवेज। अर्बनाइजेशन की वजह से ऐसा ही बात है, शहर जो शहर बन रहा है, शहर में हम लोग बादलों पे तो चल नहीं रहे, रोड्स चाहिए रहेगी। बिकॉज लाइफलाइन सर्विस इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, एनर्जी सप्लाई नेसेसरी टू सस्टेन सिटीज। क्या आप दोनों बात सही लिखी है? देवेश जल्दी से बताओ, ऑल द वेरी बेस्ट। सीआर, सिंपल सी बात है बच्चा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, दोनों ही दोनों का रिलेशन है। बताओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन भाई साहब आगे? हटो। Which of the following is a non-conventional source of energy discussed in the book? कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी या फिर केरोसिन। अब नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है जो हमें डेली डेली नहीं देखने को मिलती है। क्या हमें डेली अब कोल मत बोलना प्लीज। पेट्रोलियम, केरोसिन और कोल जो हम बहुत सदियों से यूज करते आ रहे हैं, बट नॉन कॉन्वेंशनल, बट ये अच्छी होती हैं। सोलर एनर्जी बहुत कम यूज होता है। सो कॉन्वेंशनल तरीके से हम लोग ये सब चीजें, कोल, पेट्रोलियम, कॉन्वेंशनल मतलब होता है बेसिकली बहुत पुराने जमाने से, नॉन कॉन्वेंशनल नए जमाने से, बस ऐसे याद रख लेना। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Hydrocarbons like petroleum and natural gas are unevenly distributed globally because their formation requires specific organic rich sedimentary basins and geological condition over time. बताओ जी बच्चा, बताओ बताओ। 5 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर हम बातें करेंगे आपसे। हाँ जी बच्चा, पहले हम लोग थोड़ा सा ये पीवाईक्यू वाला सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम एमसीक्यू कवर करेंगे, फिर शॉर्ट आंसर टाइप, फिर लॉन्ग आंसर टाइप, और फिर पूरा एक तरीके से सैंपल पेपर शुरू करेंगे। ठीक है, चलो। द आंसर इज बोथ आर ट्रू, कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन जैसे कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वरना तो मैम हमारे घर के पास भी मिल रहे होते हैं ना, नहीं मिलते ना, लेकिन हाँ सही बात है। तो क्योंकि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली कैसा कि सेम हाइट के नहीं है, सेम चीजें नहीं है, सब लोगों ने सेम चीजें नहीं कर रहे हैं, हर जगह अलग अलग कॉम्पोजिशन है। इट इज बिकॉज कि इनके फॉर्मेशन को स्पेसिफिक ऑर्गेनिक रिच सेडिमेंट्री बेसिन चाहिए होता है और जियोलॉजिकल कंडीशन चाहिए, और जियोलॉजिकल कंडीशन हर जगह सेम नहीं होती है। ठीक है, चलो करेक्ट है। बताओ जल्दी से, विच स्टेटमेंट अबाउट कोल इन इंडिया इज करेक्ट? इंडिया अपना सारा कोल इंपोर्ट कर लेता है। इंडिया इंपोर्ट्स ऑल द कोल इट कंज्यूम। इंपोर्ट मतलब मंगाना, एक्सपोर्ट मतलब भेजना, सब कुछ मंगाते हैं हम।
इट इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर डोमेस्टिक कुकिंग नाउ। इंडस्ट्री में तो यूज ही नहीं, अरे बिजली बनाने के लिए तो यूज ही नहीं हो रहा है, पर अब तो सारी पानी से बना रहा है बिजली। आज भी मैक्सिमम बिजली हम कोल से बना रहे हैं। बताओ, कोल इज अबंडेंट एंड सेंटेड इन दामोदर गोदावरी इन द सोन वैली, या इंडिया के पास तो कोल रिजर्व ही नहीं है। इंडिया के गोंडवाना लैंड में 98% कोल मिलता है। कैसी बात कर रहे हो? कौन सा करेक्ट है? ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये करेक्ट है। बस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कोल हमारे पास अबंडेंट है, भर भर के है, जितना चाहिए आइए ले जाइए। अच्छा जल्दी से बताओ, एक पॉलिसी मेकर चाहते हैं, एक इंसान है, मान लो एक ऑफिसर है, और वो रिड्यूस करना चाहते हैं अर्बन एयर पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स, तो वो क्या करेंगे? बोलेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बैन कर दो, बस ट्रक सब हटा दो। बोलेंगे कि ग्रेवल रोड्स बना दो, सिर्फ अच्छी पक्की सड़कें बना दो, या फिर प्राइवेट कार्स को इनकरेज करेंगे? नहीं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करेंगे। फ्यूल ऐसा यूज करो जो क्लीन हो, लाइक सीएनजी एंड दी इलेक्ट्रॉनिक कार्स, और इमिशन स्टैंडर्ड भी बनाएंगे। कौन सी गाड़ी, जब कोई गाड़ी होती है जो बहुत धुआं धुआं ब्लैक ब्लैक करके जो पॉल्यूशन करते हैं, उसको बैन कर देंगे, उसके ऊपर चलान लगा देंगे। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, आई एम सो सॉरी बच्चा, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन समीर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हमारा आ जाता है एक और, इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा। कांडला पोर्ट इज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। कांडला किधर है? गुजरात में। अब आप मुझे खुद बता देना कि क्या इसका आंसर होगा। बिकॉज कांडला हैंडल स्टेट फॉर ईस्टर्न स्टेट। बताओ भाई। हाँ जी कृष्णा बच्चा, पहले एक बार अच्छे से हम लोग सारा सिलेबस को गो थ्रू कर लेंगे ना, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर हम करेंगे कम से कम 10 से 12 सैंपल पेपर, दैट्स फॉर श्योर। बताओ बच्चा, दोनों ही फॉल्स है। ठीक है, द कांडला पोर्ट इज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट कोस्ट पर है, और हैंडल ईस्टर्न स्टेट, गलत है, दोनों गलत है, आंसर गलत लिखा हुआ है, बोथ आर फॉल्स ओनली। ठीक है, दोनों गलत है, बिकॉज ऑब्वियसली जब मैम वो है ही नहीं, है ना, जब वो है ही नहीं, कहां पर हमारे पास हैंडल्स करता है ईस्टर्न स्टेट को ना। कांडला छोड़ो, गलत है। ठीक है, आर इज फॉल्स ओनली, दोनों गलत है, आर इज फॉल्स ऑल्सो, और ये भी गलत है, इधर एक्सप्लेनेशन गलत है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल सैलिनिटी। नमकीन पानी क्यों होता है बच्चा? पानी जो खारा होता है वो खारा क्यों होता है ना? थोड़ी सी तबियत इज ओकेश। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल सैलिनिटी इन इरिगेटेड लैंड। हम लोग मैम फ्रीक्वेंटली रेन वॉशेस वॉशिंग सॉल्ट्स अवे, लो इवेपोरेशन होता है, वाटर लॉगिंग एंड पुअर ड्रेनेज कॉजिंग एक्युमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स, प्लांटिंग लेगुमिनस ओनली, मतलब जो आपकी पल्सेस वगैरह लगाते हैं, इसका मेन कॉज है बच्चा वाटर लॉगिंग। पुअर ड्रेनेज के वजह से बहुत ज्यादा नमक जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर बच्चा इरिगेटेड एरियाज में हमें सॉइल का कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है, और ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है हमें उड़ीसा में। उड़ीसा में एक आपको छिलिका लेक भी मिलती है, छिलिका लेक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, जल्दी से बताओ। मिक्स्ड फार्मिंग कंबाइंस क्रॉप कल्टीवेशन विद एनिमल हस्बेंड्री, because mixed farming provides income stability and efficient resource use। बताओ बच्चा, फिर बातें करते हैं थोड़ी। मिक्स्ड फार्मिंग कंबाइन करता है क्रॉप कल्टीवेशन विद एनिमल हस्बेंड्री, बिकॉज मिक्स फार्मिंग प्रोवाइड इनकम स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंट रिसोर्स यूज। पक्का से दोनों ही सही है, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों बिल्कुल सही है। यहाँ पर कंबाइनिंग क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक डाइवर्सिफाई इनकम, की आप खेती भी कर रहे हो और आप पशुपालन भी कर रहे हो, सो आप एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, लेकिन पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, जल्दी से बताओ। ऑल गुड, थोड़ी सी बातें हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको एंड अप करेंगे सेक्शन को। ठीक है, चलो अब आप में से कितने लोगों ने अभी तक एमवी साइट के लिए रजिस्टर नहीं किया है, मुझे एक बार जल्दी से बता दो। एमवी साइट हो रहा है बच्चा, एंड अगर आपको भी यहाँ पर देखनी है सारी चीजें, अभी लाइव क्लास हमारे दिवाली के बाद होंगी। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सी यू आफ्टर दिवाली, एंड दैट इज आई थिंक ऑन ट्यूसडे वेंसडे। ठीक है, वो आपका क्योंकि MWF होता है मेरा सेशन, एंड टुडे इज फ्राइडे, सो इसलिए आपको फ्राइडे को सेशन देखने को मिल रहा है। तो अब हम वेंसडे मिलेंगे, और वेंसडे वी विल सी इफ इट इज 8 PM और 9 PM, आप एक बार चेक कर लेना, शेड्यूल आपको 2-3 दिन पहले ही पता चल जाता है। ठीक है, चलो अब बता दो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कौन सा करेंगे, मैं बता देती हूँ। पहले तो आप सुन लो, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करने वाले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है,
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करेंगे और इसके भी हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन। ओके, डन है ये पक्का से बात। और ऑब्वियसली भी, अरे ये कौन आ गया भाई, ठीक है, 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अमर आपने कब रजिस्टर किया बच्चा? कर लिया आप लोगों ने रजिस्टर? मस्त भाई, करके देखो, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। अगर कुछ जीत जाओ तो ठीक है, फ्लॉन्ट कर सकते हो ना कि मैंने दिवाली पे फोन जीता, या फिर मैंने दिवाली पे बुक्स जीती है, कोई आपके घर पे पार्सल लेके आएगा, आपको इतना अच्छा लगेगा, उस पर लिखा होगा कि आपके बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें सर्टिफिकेट होगा, तो योर पेरेंट्स विल ऑल्सो फील प्राउड कि अगर आप नहीं हो घर पे, आपके पेरेंट्स ने वो पार्सल रिसीव कर लिया है, तो वो भी बोलेंगे कि अरे मेरे बच्चे ने तो ऐसे वेदांतु के ऐप पर जाके टेस्ट दिया था स्कॉलरशिप का, और उसको इतना अच्छा जो है उसने परफॉर्म किया कि वेदांतु ने उसके लिए इतने सारे गिफ्ट्स भेजे हैं। और अगर आप पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहते हो, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने पर ही आपको इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी, ओनली अपॉन रजिस्टरिंग योरसेल्फ, ठीक है बच्चा। सो ये आपको कर लेना है रजिस्टर। इसमें आपका क्लास 10 से रिलेटेड सिलेबस के कुछ एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में मॉक टेस्ट होगा, और उसमें तो आप बहुत कुछ तिगड़म भी लगा सकते हो, आपको पता ही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और भाई जीत लो, गिफ्ट है ना, आपके लिए ही है ये सब चीजें। 150 करोड़ की वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप, 2 करोड़ के कैश प्राइजेस, कैश भी मिलेगा, बहुत सारे बुक्स मिलेंगे, आईफोन, लैपटॉप, और बहुत सारी वर्कशॉप भी फ्री में मिलेंगी, ठीक है बच्चा। तनुश्री 9th ओनली, थोड़े से 9th ही, 9th अच्छे से कर लो बस। ओके, तनुश्री ने तुम में से कितने लोगों ने कहां पर करना है ये बच्चा? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, रुक जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैंने आपको कल भी बताया था, और आज की क्लास में भी बता रही हूँ, मेरे पास एक ही सैंपल है दिखाने के लिए, क्योंकि यही पड़ा हुआ इधर ऑफिस में। और बच्चा यहाँ पर आपके ये कार्ड्स आप जीत सकते हो, ऐसे मतलब एक एग्जाम्पल है ये। और भी मेरे पास बहुत सारी चीजें थी, बट क्योंकि दिवाली का ब्रेक है ना, तो ऑफिस में कोई ना कोई चीज उधर उधर करते रहता है, तो मिल नहीं रहे मेरे को। एक कार्ड्स है जिसमें आप अपनी हिस्ट्री रिवाइज कर सकते हो 5-10 मिनट में डेली बेसिस पर। नेशनलिज्म का चैप्टर इंडिया वाला, ठीक है, बीच में से कोई नया चैप्टर निकाल के आता है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। ऐसी चीज आप फ्री में जीत सकते हो, और ये कितने की होंगी? आपको यहाँ पर 2 करोड़ वर्थ ऑफ प्राइजेस मिल रहे हैं। सो दिस इज समथिंग यू शुड, हाँ, दीज आर नॉट लाइक एग्जैक्टली फ्लैश कार्ड, बट हाँ, फ्लैश कार्ड बोल सकते हो। ये माइंड मैप्स के जैसे काम करेगा, बहुत ज्यादा ऐसे पॉकेट में रखा और चले गए, एग्जाम में मत लेके चले जाना, टीचर बोलोगे ये क्या ले आए भाई, ठीक है। और हाँ, अगर पास के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, आपको फ्री में नहीं जीतने हैं, तो ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और वेदांतु स्टोर पर भी अवेलेबल है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है बच्चा। चलो, सो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर देना है, और बस फिर वेट करना है, लेट द मैजिक हैपन। फिर मुझे बोलना मैम मैंने तो ये जीत लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पर सबसे पहले ऊपर वही लिखा है, रजिस्टर हेयर फॉर MVSAT 2025। घर बैठे आपको एग्जाम देना है, आपके पास फोन होगा, आपके पास लैपटॉप होगा, नहीं है तो फिर यही जीतने के लिए आप कर लो, है ना, आपको आपका आईपैड, लैपटॉप वगैरह सारी चीजें जीत सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन कर लेना बच्चा। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट नहीं है कोई, 28 तक एग्जाम है, 28 को भी रजिस्टर कर सकते हो, बट इतना लेट मत करना, क्योंकि समझ रहे हो ज्यादातर बच्चे फिर पहले ही सारी चीजें ले जाएंगे, तो ये सब मिस मत करने देना, और सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे तुम लोगों ने वीक क्विज किया हुआ है मेरे साथ, ये 9th वाले बच्चों ने भी और 10th वाले बच्चों ने भी, बस वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, इतनी टेंशन मत लिया करो, ठीक है। चलो, okay, thank you so much. Now I will see you after Diwali bacha, and wishing you all a very very happy Diwali in advance. Bye bye, take care.